हेलो चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 10 की स्पर्श की पहली कहानी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में वे शिक्षक बन गए। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हुए। सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। इनका वास्तविक नाम जानते हैं आप? इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में समाहित है। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सूझे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज उठाती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों, दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। आम आदमी के दुख दर्द के बेजेड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाया और अपने साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर सन 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी थी वे सब मानसरोवर शीर्षक में 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास जो हैं उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं। मतलब बहुत सारे जो है सिनेमा जगत में भी प्रेमचंद का अपूर्व सहयोग है। प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब में एक बड़े भाई साहब हैं तो दूसरे छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई तो है जो केवल उम्र में कुछ ही साल दोनों में अंतर है। कुछ ही साल मतलब 5 साल का अंतर है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। एक आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। तो ये जो है इस बड़े भाई साहब की इस मनोदशा को इतनी खूबसूरती से इस पाठ में चित्रित किया गया है कि पढ़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा रस की अनुभूति होती है। बड़े भाई साहब मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। तो कहानी के जो है मुख्य पात्र हैं बड़े भाई और छोटे भाई। छोटे भाई जो है खुद लेखक का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कहानी के हम जो है मुख्य अंश है उनके बारे में हम बात करेंगे। बड़े भाई साहब का परिचय,
बड़े भाई साहब की नसीहतें, लेखक अर्थात छोटे भाई का टाइम टेबल बनाना, भाई साहब का फिर से फेल हो जाना, पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना और अगले साल फिर बड़े भाई का फेल हो जाना, पतंग लूटते हुए छोटे भाई का पकड़ा जाना, फिर तजुर्बों की तर्क। ठीक है, तो ये थे इस कहानी के मुख्य अंश। तो सबसे पहले बड़े भाई साहब का परिचय। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था, लेखक 9 वर्ष का। दोनों में 5 साल का अंतर था, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे का अंतर था। दोनों की उम्र में तो 5 साल का अंतर था, लेकिन दर्जे में सिर्फ 3 साल का अंतर था। दर्जा आप जानते हैं ना, दर्जा मतलब होता है ग्रेड। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट टपट करना और उस पर अपनी निगरानी रखना वह अपना परम धर्म समझता था। कौन? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई कैसा था? जैसे कि हमें पता चल रहा है कि बड़ा भाई जो है पढ़ने में उतना तेज नहीं था, इसलिए वह 2-2 साल फेल होते होते दोनों भाई में सिर्फ 3 दर्जे का अंतर बच गया था। लेकिन फिर भी लेखक से डांट टपट करना अर्थात अपने छोटे भाई से डांट टपट करना और उस पर निगरानी रखना वह अपना धर्म समझता था। और लेखक जानता था कि उसका भाई अक्सर किताबें खोले बैठा रहता है, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता है। वह अपनी कापियों पर, किताबों पर जानवरों की तस्वीरें बनाता था, एक ही नाम कई बार लिखता था और उसकी इस बेतुकी बातों का कहीं कोई अर्थ भी नहीं निकलता था। लेकिन लेखक बड़े भाई से इसका अर्थ पूछने की हिम्मत नहीं रखता था। यहाँ पर इसे बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि किस तरह छोटा भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करता था, वह किस तरह वो उनका मान रखता था। अब जो है दूसरा पॉइंट है बड़े भाई की नसीहतें। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और खूब खेलता था। दोस्तों से कभी झूलने का मजा लेता, गप्पे मारता, परंतु जैसे ही कमरे में पहुंचता बड़े भाई का रुद्र रूप देखकर वह कांप उठता था और हमेशा की तरह बड़े भाई का एक ही सवाल होता, कहाँ थे? लेकिन उसके इस छोटे से प्रश्न कहाँ थे का उत्तर छोटे भाई के मन में, उसकी जबान पर कभी नहीं आया। इस पर जो है बड़ा भाई स्नेह और रोष भरे उपदेश दे दिया करता था। वैसे भी उपदेश देने में जो है बड़ा भाई एक्सपर्ट था, तजुर्बेकार था। वो कहता, अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा ना कभी देखता हूँ ना करता हूँ, लेकिन फिर भी एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तुम यूं ही खेलते रहो तो उम्र बीत जाएगी, इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ और दादा की मेहनत की कमाई यूं बर्बाद मत करो। भाई साहब की इन सारी बातों को सुनकर लेखक खूब रोता पछताता, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चुभती बातें कहता कि लेखक का कलेजा कांप उठता। वह फिर क्या करता, नए सिरे से टाइम टेबल बनाता और फिर रोज की दिनचर्या बनाता, उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी ना रखता। पहले की तरह पहले से ही उस टाइम टेबल की जो है अनदेखी शुरू हो जाती। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही फिर से मैदान की तरफ दौड़ उठता। परिणाम स्वरूप उसे फिर से बड़े भाई की नसीहतें और झिड़कियां सुननी पड़ती। उसके लिए भाई का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता। नंगी तलवार मतलब हमेशा खतरा बना रहना, जैसे ही उसे हमेशा इस बात का डर रहता कि कहीं बड़े भाई सामने ना आ जाए। परंतु क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार भी ना हो पाता था। भाई साहब का फिर से फेल हो जाना। आज का हमारा चौथा पॉइंट है भाई साहब का फिर से फेल हो जाना। फिर से फेल होना मतलब फिर से वार्षिक परीक्षाएं होती है। भाई साहब जो है इस बार भी
फेल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, छोटा भाई लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ जाता है। अब जो है लेखक को अपने ऊपर अहंकार आता है, अपने उसके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो जो है जागने लगता है। उसके मन में आता है कि वो बड़े भाई को खूब सुनाए और पूछें कि तुम जो इतना पढ़ लिख कर जो दिन रात तुम पढ़ते हो, उससे तुम्हें क्या मिला। परंतु मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगता है और बड़े भाई भी लेखक की निडरता को भांप लेते हैं। लेकिन एक दिन उसका संयम का बांध फिर से टूट जाता है। कैसे? क्योंकि एक दिन लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों ले लिया। उसने कहा, देख रहा हूँ इस साल कक्षा में प्रथम आए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। जानते हो ना रावण कौन थे? रावण चक्रवर्ती राजा थे। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं हैं। रावण को कभी सभी राजा कर देते थे, मगर फिर भी उनका घमंड टूटा। इस तरह वह और शैतान, शाहिरुम सभी के बारे में बता बता कर अपने छोटे भाई को डराते हैं और कहते हैं, तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। यह पास होना भी कैसा है? अंधे के हाथ बटेर लगना जैसे। तो यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना क्या है? यह एक मुहावरा है, परंतु यह बटेर बार बार हाथ नहीं लगेगी। इस तरह बड़े भाई साहब कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। मतलब भाई साहब जो है किसी को लेक्चर देने में इतने एक्सपर्ट थे, कितनी बखूबी से अपना यह काम निभाते थे, किसी को उपदेश देने की कला में जो है वह माहिर थे। वो बोलते हैं, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत ही मुश्किल काम। और बताते हैं कि किस तरह इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना, जिसमें 8-8 हेनरी हुए, दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कोड़ियों चार्ल्स हुए, इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर आने लगते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री पास करना सबके लिए खुराफत करनी ही पड़ती है। अब बताइए, अब जो है फिर क्या बताते हैं, समय की पाबंदी पर निबंध लिखने की बात को बताते हैं। पूछो, यह हिमाकत है कि नहीं? जो बात एक ही वाक्य में कही जा रही है उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करे? कहते हैं कि हमें तो कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, लेकिन वो भी कैसे, जिसके ऊपर बहुत सारे पन्ने खर्च करने पड़ते हैं। तो सिर्फ पन्ने खर्च करना नहीं, समय की बर्बादी। तो यह छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो यह निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100-200 पन्ने में यह लोग हमसे निबंध लिखवाते। तो इस तरह बड़े भाई की क्या मनोदशा है? वह जो है पढ़ाई को बहुत ही बेमन से जो है अपनी पढ़ाई को करता है। उसके लिए जो है हर चीज़, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे इंग्लिस्तान का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी हो, कुछ भी हो, उसके लिए वह चीज़ जो है, कोई भी चीज़ उसके पसंद की नहीं है। हर चीज़ में जो मीन मेक लिखाना उसकी आदत रहती है। और कहते हैं, लाला मेरे दर्जे में आओगे तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। अब जो है जब पढ़ाई की पूरी बात हो जाती है, तब अब किस बात पर आते हैं वे? अपने अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी उम्र के बारे में बताते हैं। भाई साहब के तिरस्कारपूर्ण वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत बेस्वाद लगने लगता है, जबकि वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत भी हो उठता है। भाई कुछ भी हो, भाई के मुंह से जो है वो अगले आने वाले सालों की पढ़ाई के बारे में जब सुनता है तो वो इतना डरता है कि उसको लगता है कि सारे काम छोड़कर चुपचाप अपने घर वापस लौट जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसकी रुचि जो है पुस्तकों में नहीं लगती। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगता है। ठीक है, अगले साल फिर सालाना इम्तिहान होता है, जबकि
इस इम्तिहान में क्या होता है, अगले साल फिर भाई फेल हो जाता है, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आता है। बड़े भाई इस बार दिन रात मेहनत की थी उन्होंने, एक एक शब्द चाट गया था, फिर भी फेल हो गया। यह परिणाम सुनकर वह रो पड़ा, लेखक भी रो पड़े। उसे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी फेल हो गया तो दोनों ही एक दर्जे में आ जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरी फसीहत करेगा। इसका मतलब यह है कि वह जो है अपने मन ही मन जो है एक प्लानिंग कर रहा था कि अगर अगले साल फिर से वह फेल हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है, दोनों जो है एक ही दर्जे में आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तब जो है बड़ा भाई जो है उसे डांट नहीं सकेगा। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसको लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छता बढ़ने लगी। अब उसे कनकुए उड़ाने का शौक लग गया। वह पूरा दिन पतंगबाजी के खेल में लगाने लगा। हाँ, यह बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देख ना ले। ठीक है, वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। एक दिन पतंग लूटते हुए वह पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? एक संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकुआ लूटने दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा क्या हुआ, अचानक जो है बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ा और जोर से डांटते हुए कहा, इन बाजारी लड़कों के साथ थेले का कनकौल लुटाते हो शर्म नहीं आती? 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखो। एक जमाना था जब 8वीं पास लोग नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। आजकल कितने ही मिडिलची अखबारों के संपादक हैं और तुम। तो इस तरह वह क्या कर रहा है, 8th ग्रेड की इम्पोर्टेंस को बता रहा है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस जमात में जिस ग्रेड में भाई है उस ग्रेड के बच्चे मतलब किस पोजीशन में जा सकते हैं, वो कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर वो बताना चाहता है कि तुम्हारी जमात के बच्चे कितने सिंसियर होकर रहते हैं, वो अच्छे अच्छे पोजीशन में जो है नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, और तुम जहीन हो, माना तुम जहीन हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, कनकुए लूटने भागे जा रहे हो। और कल को यह भी हो सकता है कि तुम मेरी जमात में आ जाओ और मुझसे आगे निकल जाओ, फिर भी यह ना समझना कि मुझे जो है तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। तो फ्यूचर भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि अगले साल तुम जो है मेरी ही कक्षा में आ जाओ। ओके, लेकिन कक्षा में आ जाओ और हो सकता है कि तुम फिर से पास हो जाओ, मैं फेल हो जाऊँ, तो इससे क्या होगा, तुम अगली कक्षा में चले जाओगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। क्यों? यहाँ पर जो है तजुर्बे का तर्क वह पेश करना चाहता है। किस तरह से? कुछ इस तरह से, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA, DPhil, DLit ही क्यों ना हो जाओ, पर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारे दादा और अम्मी अधिक पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, अब जब उसकी बात निकल गई तो अपने माँ पिताजी को ला रहा है। फिर क्या कहता है, फिर भी हम पढ़े लिखों को समझाने का हक उनका है। भगवान न करे मैं बीमार ही हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव जो है फूल जाएंगे। तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ ना करोगे, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम तो महीने घर के खर्चों का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्चे से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेकनामी में बिता दिया है। हमारे हेडमास्टर को ही लो, आप जो है अपने हेडमास्टर की जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं। वह पढ़ा लिखा है, 1000 से भी अधिक पैसे कमाता है, परंतु उनका घर खर्च कौन चलाती है? उनकी माँ। इसलिए भाईजान, गरूर को दिल से निकाल दो और मैं तुझे बेराह नहीं चलने दूंगा। यदि
नहीं माना तो थप्पड़ भी रसीद दूंगा। ठीक है, इस तरह वह हाथ दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम घमंड में बेराह चलोगे, राह भटकोगे, तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। लेखक को बड़े भाई की यह नई युक्ति बहुत अच्छी लगी। वह उनके सामने झुक गया। उसे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मतलब उसे लग रहा था कि बड़े भाई के सामने कितना छोटा है वो। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। और यह सुनते ही बड़े भाई ने लेखक को गले से लगा लिया। बोला, मैं कनकुए उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी चाहता है ना कि मैं भी कनकुए उड़ाऊं, तुम्हारे साथ खेलूं, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ खेलूं। पर मैं क्या करूं? यदि मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? दोनों भाइयों में बातें हो रही थी कि अचानक क्या होता है, एक कटा हुआ कनकुआ उनके ऊपर से गुजरता है। बड़े भाई सब कुछ भूलकर लपक कर उस कनकुए को पकड़ने की कोशिश करते हैं और क्योंकि बड़े भाई थोड़े लंबे थे कद में, वह उसे पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगते हैं। और क्या होता है, लेखक भी अपने भाई के साथ साथ हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो है इस कहानी में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो है किस तरह के संबंध थे। छोटा भाई अपने बड़े भाई का कितना रेस्पेक्ट करता था, कितना आदर देता था, और इसके साथ साथ बड़ा भाई भी जो है अपना बड़प्पन दिखाते हुए छोटे भाई के प्रति हमेशा प्यार जताता और उसे जो है बेराह चलने से मना से मतलब रोके रहता। बड़े भाई की डांट फटकार से ही छोटे भाई जो है थोड़ा संभल के रहते थे। ओके, और इस पाठ में जो है लेखक ने शिक्षा की रटंत प्रणाली पर एकदम तीखा व्यंग्य किया है। कहानी का जो बड़ा भाई था वह बेचारा दीन पात्र है, जो पाठ्यक्रम के एक एक शब्द को तोते की तरह रटता रहता है। वह किसी भी शब्द को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। वह ना तो विषय को समझता है, न ही जो क्या करता है अपनी भाषा में उसे कहना जानता है। इस कारण वह चौबीसों घंटे पढ़ते रहता है और पढ़ते पढ़ते निस्तेज हो जाता है, फिर भी परीक्षा पास नहीं करता। तो इस प्रकार से इस कहानी के द्वारा लेखक ने समूची शिक्षा के रटंत प्रणाली पर जो है तीखा व्यंग्य किया है। ठीक है, और जो है बड़े भाई के बारे में भी बताया है कि किस तरह उन्हें वो जानते थे कि जीवन की समझ व्यावहारिक अनुभवों से ही आती है। ये सब कुछ जानते हुए भी वे अपने छोटे भाई को जो है हमेशा अच्छी राह पर चलने की सीख देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी प्रेमचंद जी लिखित बड़े भाई साहब। थैंक यू।